इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर हाउटन आर्ट गैलरी के कॉन्फ्रेंस में अमरशूल पत्थर देखने की मांग कर रहे हैं, मगर आर्ट गैलरी के मेंबर उसे देखने की इजाजत नहीं देते। मिस्टर हाउटन कोशिश तो बहुत करते हैं, मगर आर्ट गैलरी के मेंबर उसे मना करते हैं। दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई जाती है जो इस आर्ट गैलरी के कॉन्फ्रेंस में बैठी हुई है। वह इस बात को सुनकर खड़ी होकर इस आर्ट गैलरी में जाने लगती है, मगर वहां पर एक आदमी खड़ा होता है जो इस लड़की को देख लेता है, फिर उसे दूसरी तरफ जाने का रास्ता बताता है। फिर यह लड़की केबिन में जाती है जहां पर वो अमरशूल पत्थर रखा हुआ था। फिर यह लड़की चुपके से वह अमरशूल पत्थर के पास जाती है जो एक बॉक्स में रखा हुआ था। लड़की इसे चुरा लेती है। फिर दूसरी और एक आर्ट गैलरी का मेंबर एक आदमी को लेकर इस केबिन में आता है जहां पर वो अमरशूल पत्थर रखा हुआ था। इस आदमी ने इस पत्थर को खरीदने के लिए आर्ट गैलरी के मेंबर को सोना दिया था। जब वो उस बक्से को खोलते हैं तो उसमें से वो अमरशूल पत्थर गायब था। ये देखकर वो आदमी गुस्से में आकर चिल्लाने लगता है कि इसमें तो वो चीज नहीं है जो मुझे चाहिए था, ये तो खाली है। और ये आदमी जिसने इस पत्थर को खरीदा था उसे पता था कि इस पत्थर को किसी ने चुरा लिया है। इतने में उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसने उसे आर्ट गैलरी में देखा था। समझ जाता है कि वो पत्थर इसे ने चुराया है। उस लड़की को पकड़ने कहता है। सब लोग इस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर ये लड़की वहां से भागने में सफल हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर हाउटन जो आर्ट गैलरी के कॉन्फ्रेंस में वो पत्थर देखने की परमिशन मांग रहे थे, उनको वहां से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। ये लड़का मिस्टर हाउटन और वो लड़की डॉक्टर लिली हाउटन दोनों भाई बहन हैं। लड़की जब वहां से भाग रही होती है तब वो एक खिड़की के बाहर एक सीढ़ी से लटक जाती है। ये देखकर उसका भाई मिस्टर हाउटन उसे बचा लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी ओर इस पत्थर की चोरी हो जाने पर आर्ट गैलरी का मेंबर उस आदमी से माफी मांगता है जिसने इस पत्थर को खरीदा था। आर्ट गैलरी का मेंबर उसका नाम लेकर माफी मांगता है तो वो आदमी भड़क उठता है और सबको पीटने लगता है, कहकर कि तुम्हारी वजह से सब मेरा नाम जान गए। और इस आदमी का नाम प्रिंस युवाखेम है जिसने सोना देकर उस पत्थर को खरीदा था। और वो उस लड़की के बारे में पूछता है तो आर्ट गैलरी का मेंबर उसे बता देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दोनों भाई बहन अपने घर में होते हैं और लड़की का भाई अपनी बहन को इस पत्थर को चोरी करने पर डांटता है। तो उसकी बहन अपने भाई को इस पत्थर के बारे में बताती है कि इस पत्थर की वजह से कई जानें बच सकती है और दुनिया बदल सकती है। उसकी बहन अपने भाई को उसके साथ आने को कहती है उस चंद्र वृक्ष की तलाश करने, मगर उसका भाई साथ आने को मना कर देता है। तो उसकी बहन कहती है कि मैं अकेली जाऊंगी अमेज़न के जंगलों में। तो उसका भाई कहता है कि फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। तो उसकी बहन कहती है कि तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो कहती है कि हमें शीप से जाना है तो इसके लिए कप्तान चाहिए। दूसरी ओर हमें जंगल दिखाया जाता है और इस जंगल में नदी में चलने वाली बोट जिसमें बहुत सारे यात्री सफर कर रहे हैं और ये पुरानी बोट है। उसका कप्तान बोट के इंजन को ठीक कर रहा हुआ नजर आता है और बोट में सवार सभी यात्री जंगल की फोटो खींचते हैं। और इस बोट का कप्तान बहुत मजाकिया किस्म का होता है और इसका नाम फ्रेंड वुल्फ है। इस बोट की सैर में फ्रैंक यात्रियों को जंगल की कुछ विशेषताएं दिखाता है। इसमें पक्षी और कई चीजें दिखाता है और यात्रियों को गाइड करता है और ऐसी कई डरावनी चीजें दिखाता है और कई कारनामे भी। यह देखकर यात्री डर जाते हैं और एक आदमी आकर कहता है कि बोट को तेज चलाओ, मगर फ्रैंक कहता है कि बोट तेज नहीं चल सकती, इसका इंजन खराब हो जाएगा और इंजन को ठीक करने के पैसे भी नहीं है। यह सुनकर वो आदमी कप्तान को कुछ पैसे देता है। फ्रैंक कहता है कि आपने नदी पर सैर करने के पैसे दिए हैं, जान बचाने के लिए अलग लगेंगे। फिर वह बोट को तेज चलाता है और नदी में जंगल की सैर कराकर वापस लाता है। दूसरी ओर हमें ट्रेन दिखाई जाती है और ट्रेन से उन दोनों भाई बहन को उतरते देखते हैं जो यहाँ पर एक कप्तान को ढूंढने आए हैं जो इन्हें अमेज़न के जंगल में चंद्र वृक्ष की खोज करने में मदद करे। फिर यह दोनों चलते हैं तब एक आदमी लिली की फोटो हाथ में लेकर उसे देख रहा होता है। फिर दूसरी ओर कप्तान फ्रैंक सबको नदी की सैर कराकर वापस लाता है और जिंदा वापस लाने का पैसा लेता हुआ नजर आता है। दूसरी ओर वह दोनों भाई बहन एक कप्तान को ढूंढते हैं जिसका नाम नीलो होता है। दूसरी तरफ कप्तान फ्रैंक के पास एक व्हाइट सूट में आदमी आता है जिसके हाथ में तोता होता है। असल में फ्रैंक ने बोट खरीदने के लिए इस व्हाइट सूट वाले आदमी से कर्जा लिया था।
उसी कर्जे की वसूली के लिए ये आदमी फ्रैंक के पास पैसे लेने आया था। फ्रैंक उसे कुछ पैसे तो देता है, लेकिन ये तो चिल्लर है कहकर व्हाइट शूट वाला आदमी फ्रैंक की बोट का इंजन ले जाता है और कहता है कि अगर एक हफ्ते में तूने पूरे पैसे नहीं चुकाया तो मैं तेरी बोट भी ले जाऊंगा। ये कहकर फ्रैंक की बोट की चाबी भी लेकर चला जाता है। दूसरी ओर वह दोनों भाई बहन कप्तान नीलो को ढूंढते ढूंढते एक होटल में जाते हैं और यहाँ पर मिस्टर नीलो के बारे में पूछते हैं। जो व्हाइट शूट वाला आदमी फ्रैंक का इंजन ले गया था उसी का नाम मिस्टर नीलो है, जो वह दोनों भाई बहन ढूंढ रहे हैं, मगर वह लोग मिस्टर नीलो को नहीं पहचानते हैं। मिस्टर नीलो फ्रैंक की बोट का इंजन जहाँ पर रखा था उसकी चाबी लेकर अपने कमरे में आता है, तो फ्रैंक भी उसके पीछे आकर चुपके से देखता है कि नीलो चाबी कहाँ पर रखता है। जब मिस्टर नीलो चाबी रखकर अपने कमरे से बाहर जाता है तो फ्रैंक उसी का फायदा उठाकर चुपके से नीलो के कमरे में चला जाता है। दूसरी ओर दोनों भाई बहन नीलो को ढूंढते नजर आते हैं। उसकी बहन लिली किसी आदमी से मिस्टर नीलो के ऑफिस के बारे में पूछती है तो वह बताता है कि ऊपर है, लेकिन मिस्टर नीलो के ऑफिस में तो फ्रैंक घुसा था। लिली बाहर से दरवाजा खटखटाती है और अंदर आने को कहती है। अंदर से फ्रैंक उसे कल आने को कहता है क्योंकि फ्रैंक अंदर लॉक खोलने में मशरूफ था जहां पर नीलो ने उसके इंजन की चाबी रखी हुई थी। बाहर लिली कहती है कि मुझे और मेरे भाई को नदी से सफर करना है और आप इसमें माहिर हैं, मगर फ्रैंक मना करता है। तो लिली दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता है। फिर वह कहती है कि मैं बहुत पैसे दूंगी। यह सुनकर फ्रैंक दरवाजा खोलता है। फिर लिली अंदर आकर एक नक्शा निकालती है और जहाँ पर जाना है उसी के बारे में बताती है। लिली को कहा पता था कि वह जिससे बात कर रही है वही फ्रैंक है। लिली को जहाँ पर जाना है उसी के बारे में पूछता है और कहता है कि आपको जहाँ पर जाना है वह जगह अमेजोन की नदी में है, तो मैं आपको ले जाऊंगा, मगर एक जगह पर कभी मत जाना, लिग्रिमस दी क्रिस्टाल में। मगर लिली को उसी जगह पर जाना है, वह नहीं मानती है। फ्रैंक कहता है कि उसी जगह पर कोई नहीं जा सकता है, वह कोई पिकनिक मनाने की जगह नहीं है। मगर लिली कहती है कि मैं पिकनिक मनाने नहीं आई हूँ। फ्रैंक उसी नक्शे को गौर से देखता है और कहता है कि यह नक्शा कहाँ से मिला। तो लिली बताती है यह नक्शा मेरे पापा का है और वह इस नक्शे के जरिए मुझे चंद्रवृक्ष की कहानी सुनाया करते थे। यह सुनकर फ्रैंक हंसकर कहता है कि पापा की परी ने कहानी सच मान ली और निकल पड़ी। मगर लिली कहती है आप मुझे उसी जगह पर ले जाने का इंतजाम कर पाएंगे या नहीं। तो फ्रैंक कहता है कि मैं इंतजाम तो कर दूंगा, मगर सोच लो वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, मैं आपको यहाँ पर घुमा सकता हूँ। इतने में फ्रैंक की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है जो खोलने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसकी बोट के इंजन की चाबी थी। वो लिली से कहता है कि इसकी चाबी खो गई है, तुम इसे खोल सकती हो। फिर लिली उसे खोल देती है और कहती है कि फिर कीमत तय करें कि मैं किसी और कप्तान को तलाश करके उसके पास चली जाऊं। फिर ये दोनों नीचे होटल में जाते हैं और कीमत तय करते हैं। लिली 5,000 कहती है और फ्रैंक 10,000 कहता है और मुर्दा वापस लाने के 15,000 फिर लिली 20,000 में तय करती है और उतने में लिली का भाई मिस्टर नीलो को लेकर आता है। तब लिली को पता चल जाता है कि यह मिस्टर नीलो नहीं है, यह फ्रैंक है। तब फ्रैंक की नजर लिली के गले में बांधा हुआ अमरशुल पत्थर पर पड़ती है। लिली यहाँ से जाने लगती है। तब फ्रैंक उसे 10,000 में जाने को कहता है, मगर लिली कहती है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। तो फ्रैंक कहता है कि मैं ही हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ। इतने में वहाँ पर एक चीता आ जाता है। चीते की आने की वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है और सब डर जाते हैं। फिर चीता लिली के भाई के ऊपर हमला करता है, मगर फ्रैंक उसे बचा लेता है। फिर चीता फ्रैंक के ऊपर हमला करता है, लेकिन फ्रैंक ने उसे जैसे तैसे करके वहाँ से भगा दिया। सब खुश हो जाते हैं और फ्रैंक की वाहवाही करते हैं। यह सब देखकर लिली फ्रैंक के साथ जाने को तैयार हो जाती है और 12,000 कीमत तय करती है और 10 मिनट में निकलने को कहती है। फिर फ्रैंक इंजन निकालकर बोट में लगा देता है और जब इंजन लगा रहा होता है तो चीता आ जाता है। असल में चीता फ्रैंक का पालतू चीता है जो होटल में भी आया था और फ्रैंक पर हमला भी किया था। उसी ने हमला फ्रैंक के कहने पर किया था, क्योंकि फ्रैंक का पाला हुआ है, इसलिए फ्रैंक की बोली और इशारे समझ जाता है। फिर फ्रैंक उसे अपने हाथ से सहलाता है। फिर इंजन लगाकर फ्रैंक बोट को किनारे लगाता है लिली और उसके भाई को बिठाने के लिए। जब ये दोनों भाई बहन आते हैं तो बहुत सारा सामान भी साथ होता है।
यह देखकर फ्रैंक कहता है कि यह सब सामान मेरी बोट में नहीं आएगा। अब लिली का भाई कहता है कि यह सामान मेरा है, मैं जहाँ पर जाता हूँ सब सामान साथ में लेकर जाता हूँ। मेरा एक उसूल है कि प्राण जाए पर फेशन न जाए। यह कहकर सारा सामान बोट में रखवाता है। अब वहाँ पर एक आदमी आता है, उसके पास एक बड़ा पिंजरा होता है जिसमें पंछी भरे हुए होते हैं। वह लिली को पंछी खरीदने को कहता है। जैसे ही लिली बोट से बाहर आती है तो वहाँ पर 3-4 लोग मिलकर लिली को पिंजरे में बंद कर देते हैं। दूसरी ओर फ्रैंक लिली के भाई का सामान नदी में फेंक रहा होता है। लिली का भाई चिल्लाता है मगर फ्रैंक सब सामान फेंक देता है। दूसरी ओर वो लोग लिली को पिंजरे में बंद करके लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ नीलो के आदमी नीलो को बता देते हैं कि फ्रैंक आपका इंजन ले गया। फ्रैंक लिली को ढूंढने लगता है मगर लिली नहीं मिलती है और नीलो के आदमी फ्रैंक को पकड़ने के लिए भागते हैं। तब फ्रैंक बोट को नदी में चला देता है। फिर फ्रैंक लिली के भाई को बोट का स्टीयरिंग पकड़ा के वह भी बोट से उतर जाता है। दूसरी ओर लिली पिंजरे में से बाहर निकलकर सब लोगों को पीटने लगती है। तभी वहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है। यह दोनों मिलकर सबकी जमकर धुलाई करते हैं और लिली पिंजरे में बंद बंदरों को खोल देती है। फिर फ्रैंक नदी में कूद जाता है मगर लिली नहीं कूदती है और दूसरी जगह पर जाने के लिए भागती है और एक तार पर लटक कर बोट पर आती है। फिर फ्रैंक लिली से पूछता है कि तुम नदी में क्यों नहीं कूदी? तो लिली का भाई बताता है कि उसे तैरना नहीं आता। तो फ्रैंक कहता है कि तैरना नहीं आता है और तुम नदी में सैर करने निकली हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंस युवाखेन जिसने सोना देकर उस पत्थर को खरीदा था वह खाना खा रहा होता है और एक आदमी उससे बात करता है कि मैं उसे पकड़ने वाला था मगर वो भाग गई। इसका मतलब कि जिन लोगों ने लिली को पिंजरे में पकड़ा था वह प्रिंस युवाखेन के आदमी थे। उसी ने लिली को पकड़ने के लिए भेजा था क्योंकि प्रिंस युवाखेन ने जिस पत्थर को सोने के बदले में खरीदा था वह लिली ने चुरा लिया था और वो एक सबमरीन में बैठा होता है। फिर अंदर जाकर सबमरीन ऊपर ले जाने को कहता है। सबमरीन के ऊपर वो एक गन लेकर बैठा होता है। यह देखकर फ्रैंक कहता है कि अब तो डबल पैसा लगेगा और बोट को घुमाने लगता है मगर प्रिंस युवाखेन इन पर गोलियां चला देता है। इस बीच गोली फ्रैंक की बोट के इंजन पर लगने की वजह से इंजन बंद हो जाता है। फिर फ्रैंक बोट को लिली के हाथ में थमाकर एक रस्सी से बोट को दूसरी दिशा में मोड़ देता है। तभी वहाँ पर कैप्टन नीलो भी आ जाते हैं जो फ्रैंक पर गुस्सा होते हैं उसका इंजन चुराने पर, मगर फ्रैंक वहाँ से बाय बाय करके चला जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंस युवाखेन गोलियां चलाता है। यह देखकर नीलो भी डर जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक अपने इंजन को ठीक करने पर लगा है मगर लिली इंजन को लात मारती है तो इंजन चालू हो जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस युवाखेन इन पर निशाना लगाकर टोरपीडो फायर करता है। यह देखकर फ्रैंक किसी तरह बोट को टोरपीडो से बचा लेता है मगर दूसरी ओर सबमरीन एक हुक में फंस जाने की वजह से पूरी सबमरीन मिस्टर नीलो के डॉक पर चढ़ जाती है और पूरा डॉक टूट जाता है। यह देखकर नीलो फ्रैंक के ऊपर चिल्लाता है। अपनी बोट को सबमरीन के हमले से बचाने पर यह तीनों लोग बहुत खुश होते हैं और तीनों लोग आगे बढ़ते हैं और फ्रैंक अपनी बोट ठीक करता हुआ नजर आता है। बोट से बातें करता है। लिली और उसका भाई दोनों उस हमले के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर लाल मछलियों का एक झुंड आता है। यह देखकर लिली बहुत खुश होती है और अपने भाई को भी बताती है। तभी फ्रैंक कहता है इन मछलियों की आंखों में मत देखना वरना बुरे सपने सताएंगे, लेकिन लिली नहीं मानती और मछलियों की आंखें देखने लग जाती है। तब फ्रैंक एक जोक मारता है तो लिली का भाई और फ्रैंक दोनों हंसते हैं। तभी लिली अपना कैमरा निकालकर रिकॉर्ड करने लगती है और फ्रैंक को बताती है कि ये चलती हुई तस्वीरें खींचता है। फ्रैंक यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि मैंने कभी चलती हुई तस्वीरें नहीं देखी। फिर फ्रैंक भी इस कैमरे को देखने लगता है और रिकॉर्ड करता है। तब लिली उसे बताती है कि हम दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं। तो फ्रैंक कहता है कि नहीं हम सही जा रहे हैं, ली ग्रिमस दी क्रिस्टाल इसी रास्ते की तरफ है। मगर लिली नक्शा दिखाकर बताती है कि ली ग्रिमस दी क्रिस्टाल दूसरे रास्ते में आता है और वहाँ से हम 2 दिन पहले पहुँच पाएंगे। मगर फ्रैंक उसे समझाता है कि उसी रास्ते में आगे पानी का बहाव बहुत तेज है, हम वहाँ से नहीं जा सकते। मगर लिली कहती है कि मैंने इसीलिए आपको ज्यादा पैसे दिए हैं, दाई तरफ चलो वरना मोड़ छूट जाएगा। फिर फ्रैंक बोट को दाई तरफ मोड़ देता है। दूसरी ओर प्रिंस युवाखेन को दिखाया जाता है, वह डॉक्टर हाउटन यानी लिली को और अमरशुल पत्थर को खोज रहा है। फिर वह कहता है कि एक ही आदमी था जो चंद्र वृक्ष तक पहुंच पाया था, मुझे उससे बात करनी है।
फिर वह सबमरीन को नई दिशा में चलाने को कहता है। फिर हमें वह तीनों लोगों को दिखाते हैं, फ्रैंक, लिली और उसका भाई। फ्रैंक बोट रोककर आज की रात यहीं पर बिताने कहता है। लिली का भाई फ्रैंक को कहता है कि हमें भूख लगी है। तब फ्रैंक हवा में गोली चलाता है तो ऊपर से एक मरा हुआ चूहा गिरता है। यह देख लिली का भाई कहता है कि तुमने सोच कैसे लिया कि हम ये खाएंगे। फ्रैंक चूहे को नदी में फेंकता है तो इस चूहे की वजह से फ्रैंक बहुत सारी मछलियाँ पकड़ता है। यह देखकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। फिर यह लोग मछलियों को पकड़कर खाते हैं। तब लिली का भाई सोने के लिए जाता है। अब लिली और फ्रैंक दोनों बातें करते हैं। लिली एक बंदर की पेंटिंग बना रही होती है। तब फ्रैंक कहता है कि मुझे भी पेंटिंग बनाने का शौक था। फिर फ्रैंक कहता है कि तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है। तो लिली कहती है कि चंद्र वृक्ष की दास्तां। तो फ्रैंक यह सुनकर कहता है कि ये सब अफवाह है, ये सच नहीं है। मगर लिली नहीं मानती और कहती है कि मैं तो उसे ढूंढ कर रहूंगी। फिर अचानक लिली का भाई चिल्लाता हुआ आता है और उसके पीछे एक चीता था जो लिली के भाई के ऊपर हमला करता है। ये देखकर लिली भी घबरा जाती है। ये चीता फ्रैंक का पालतू था। फ्रैंक उसे अपने पास बुलाता है तो फ्रैंक के पास चला जाता है। ये देखकर लिली कहती है वो लड़ाई। तो फ्रैंक कहता है कि वो एक नाटक था। सुनकर लिली कहती है कि तुमने एक भी चीज भरोसे के लायक नहीं की। फिर वो बोट के अंदर चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रिंस युवाकिन रस्सी के जरिए एक गुफा में उतरता है। ये वो जगह है जहाँ पर अग्रे और उसके साथियों को अमरशूल चुराने की सजा मिली थी। नीचे उतरकर प्रिंस युवाकिन अग्रे की बॉडी को ढूंढता है जो उसे मिल जाती है। प्रिंस युवाकिन जानता था कि अग्रे और उसके साथियों को इस श्राप से आजाद करवाने के लिए इन पर नदी के पानी की बूंदे डालनी होगी। फिर वो पानी की कुछ बूंदे उस श्राप के बंदिश में कैद अग्रे पर डालता है तो उस बॉडी में से एक सांप बाहर आता है। प्रिंस युवाकिन उसे चंद्र वृक्ष ढूंढने के लिए कहता है और बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस जगह से आजाद होने के लिए पानी की जरूरत है। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करूंगा। बदले में मुझे चंद्र वृक्ष की पंखुड़ी ला कर देना। फिर वह इस गुफा की दीवार को बम से उड़ा देता है और नदी का पानी इस गुफा में आने की वजह से अग्रे और उसके साथी यहाँ से आजाद हो जाते हैं। श्राप से मुक्त नहीं होते हैं मगर वो जिस जगह पर कैद थे उस जगह से आजाद हो जाते हैं। दूसरी ओर लिली अचानक नींद से जाग जाती है। यह देखकर फ्रैंक उसे कहता है कि मैंने कहा था कि बुरे सपने आएंगे। यह लोग बहुत दूर पहुंच चुके थे जहां पर नदी का बहाव बहुत तेज होता है और फ्रैंक लिली से कहता है कि थोड़े आगे नदी का पानी उछल कूद करने वाला है। आगे नदी का बहाव तेज था, वो जगह आती है। फ्रैंक बोट को इस तेज बहाव में डालता है। पानी का बहाव काफी तेज होता है। यह देखकर लिली और उसका भाई डर जाते हैं। तब फ्रैंक लिली से कहता है कि अभी भी वक्त है, कहो तो बोट घुमा लूं, मगर लिली मना करती है। ये सब इस तेज बहाव के साथ आगे बढ़ते हैं। तभी लिली देखती है कि नदी तो आगे नीचे गिरती है बहुत ऊंचाई से। फ्रैंक भी ये देखकर हैरान हो जाता है और बोट को इस तेज बहाव में घुमा देता है। इस बीच बोट का इंजन भी काम नहीं कर रहा होता है मगर इन लोगों की किस्मत से बोट का इंजन आखिरी वक्त में चालू हो जाता है और वहाँ से निकलकर दूसरे रास्ते की ओर चले जाते हैं। फ्रैंक लिली पर बहुत गुस्से होता है मगर कुछ बोलता नहीं है। तब फ्रैंक लिली के भाई से वापस जाने की बात करता है तो वह मान जाता है। फिर फ्रैंक लिली से पूछता है मगर लिली मना करती है। वह तुरंत उल्टी कर देती है और उसका भाई भी। फिर फ्रैंक बोट एक जगह रोक देता है और लिली का भाई और फ्रैंक दोनों लकड़ी काटते नजर आते हैं और फ्रैंक लिली को बहुत बुरा भला कहता है। लिली का भाई भी फ्रैंक का साथ देता है। दूसरी तरफ लिली बोट में अकेली कैमरे में सब रिकॉर्ड कर रही थी और वहाँ पर फ्रैंक का चीता भी था। फिर लिली फ्रैंक के केबिन का दरवाजे का लॉक खोलती है और यहाँ पर फ्रैंक और लिली का भाई दोनों शराब पीते हैं और लिली के बारे में बात करते हैं। दूसरी ओर लिली फ्रैंक के केबिन में सब सामान और चीजें देख रही होती है। तभी फ्रैंक आ जाता है और लिली को डांटता है कि मैंने मना किया था कि मेरे केबिन में मत जाना। लिली उसे अमरशुल पत्थर की पेंटिंग दिखाती है जो उसे फ्रैंक की केबिन से मिली थी और फ्रैंक को कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें भी ये चाहिए था। तब फ्रैंक उसे कहता है कि अब मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये चीज है ही नहीं। मैं भी इसे ढूंढ रहा था, सब जगह मैंने तलाश की है मगर वहाँ पर कुछ नहीं है। और फिर वो नक्शा भी बताता है और कहता है कि आखिर में इस नदी में बस गया और हर वक्त पछताता हूँ कि मैं यहाँ आया ही क्यों। फिर लिली अपने गले में बांधा हुआ अमरशूल पत्थर दिखाकर कहती है कि तुम्हारे पास ये नहीं था इसीलिए तुम असफल रहे। ऊंट के ऊपर लिली का भाई चीते से बात कर रहा होता है। तभी अचानक एक बेहोश करने वाला तीर पीछे लगता है
तो वो चिल्लाकर बेहोश हो जाता है। ये सुनकर लिली और फ्रैंक ऊपर आते हैं, मगर वो भी तीर लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। इन पर जंगलों में रहने वाले इंसानों ने हमला किया था। फिर ये जंगल वासी इन लोगों को जंगल के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। फिर इन लोगों की रानी उनकी भाषा में बात करती है और फ्रैंक उसे ट्रांसलेट करता है। वो कहती है कि हमें अमरशूल चाहिए जो तुम्हारे पास है, हम तुम्हें मार देंगे अगर तुम हमें अमरशूल नहीं दोगे तो। मैं आपको दे दूंगी मगर चंद्र वृक्ष ढूंढने के बाद, मगर वो लोग नहीं मानते हैं। फिर लिली किसी तरह अपना हाथ खोल देती है और पास में खड़े एक आदमी से भाला लेकर लड़ने को कहती है। तब वहाँ पर खड़े सब लोग हंसने लगते हैं और मुंह पर बांधा हुआ मांस उतारकर फ्रैंक को डांटते हैं। वो एक लड़की होती है जो फ्रैंक से कहती है कि तुमने झूठ बोला था, एक भोली भाली लड़की और उसका फट्टू भाई आएंगे तो मरने मारने पर उतर आए हैं, अगली बार ऐसा मत करना। फिर लिली फ्रैंक को एक मुक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर लिली उस जंगल वाली लड़की को अमरशूल पत्थर पर जो लिखा हुआ है उसे पढ़कर समझाने को कहती है और इसके बदले उसको एक हार देती है। और लिली का भाई फ्रैंक से कहता है कि जब लिली को कोई धोखा देता है तो वो उसे छोड़ती नहीं है। दूसरी ओर वो जंगल वाली लड़की लिली को अमरशूल पत्थर पर जो लिखा हुआ था वो समझा रही थी। वो कहती है कि पानी को पत्थर में करो परिवर्तित, टूटा दिल जोड़कर करो समर्पित, मायूसी तब छटेगी जब अमावस की चंद्रमा की किरण फूटेगी। फिर वो आसमान में चांद दिखाकर कहती है कि 2 दिन बाद ऐसा चांद आएगा। फिर बताती है कि चंद्रमा पर जहाँ हुआ आक्रमण वहाँ मिली वृक्ष को शरण, चंद्रमा पश्चिम में डूबा सर्प के हृदय के पास जिसने अपनी पूंछ टसकर बुझाई प्यास। ये सुनकर लिली नक्शे में सांप की पूंछ देख रही होती है। तब उन्हें पता चलता है कि चंद्र वृक्ष लीग्रीमस्थी क्रिस्ताल में नहीं है, वो ललुला रोटा में है। तब लिली कहती है इसीलिए तो इसे कोई ढूंढ नहीं पाया, फ्रैंक की बनाई हुई एक चाल थी। तो इसीलिए कि फ्रैंक को वो अमरशूल चाहिए था जो लिली के पास था। लिली उस जंगल वाली लड़की से पूछती है कि वहाँ पर पहुँचने में कितने दिन लगेंगे, तो वो लड़की बताती है कि 2 या 4 दिन। लिली फ्रैंक के साथ नहीं जाना चाहती, वो अकेली जाने को कहती है क्योंकि ये सब नाटक करने की वजह से वो फ्रैंक से नाराज थी। फिर वहाँ पर अगिरे और उसके साथी हमला कर देते हैं। ये सब फ्रैंक ने देख लिया था। वो लिली को वहाँ से तुरंत निकलने को कहता है मगर लिली नहीं मानती। फिर जब वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आती है तो लिली देखने के लिए बाहर आती है। तब उसे पता चलता है कि सच में अगिरे और उसके साथियों ने हमला कर दिया है और फ्रैंक भी इनको देखकर चौंक जाता है और इन लोगों ने लिली पर अमरशूल पत्थर लेने के लिए हमला किया। इन लोगों के भागते समय अमरशूल इन लोगों के हाथ लग जाता है। फ्रैंक अगिरे के पास से अमरशूल वापस लाने की कोशिश करता है। फ्रैंक अमरशूल वापस लाता है और लिली को वापस भी दे देता है, मगर फ्रैंक बहुत ऊपर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर लिली घबरा जाती है। इतने में वो जंगल वाली लड़की लिली को नदी से दूर जाने को कहती है क्योंकि अगिरे को वो अमरशूल चाहिए था जो अभी लिली के पास है। लिली और उसका भाई वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं मगर अगिरे और उसके साथियों ने लिली को पकड़ लिया था, मगर वो नदी से दूर आ चुके थे। इसीलिए अगिरे और उसके साथियों को जंगल वापस खींचकर नदी में फेंक देता है। वहाँ पर लिली अकेली होती है तो वो जंगल वाली लड़की लिली के कंधे पर हाथ रखती है तो लिली बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ अगिरे और उसके साथी एक दूसरे से अमरशूल के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर अगिरे बोलता है कि हम उनके पीछे नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग नदी से बहुत दूर होते हैं। अगिरे और उसके साथियों को जिंदा रहने के लिए नदी का पानी या फिर नदी के आसपास रहना जरूरी है, वरना श्राप की वजह से जंगल इनको वापस खींचकर कैद कर लेता है। इनमें एक मधुमक्खी के हुलिया वाला भी था। वो मधुमक्खियों से कहता है कि तुम जाकर युवराज को खबर दो कि अमरशूल कहाँ पर है। फिर वहाँ से कुछ मधुमक्खियाँ उठकर जाने लगती हैं। दूसरी तरफ लिली अपने भाई मेग्रेका को ढूंढ रही होती है। तब उसकी नजर फ्रैंक पर पड़ती है जो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर गया था। तो लिली ने ये समझ लिया था कि फ्रैंक मर चुका है, मगर जब यहाँ पर फ्रैंक को पड़ा हुआ देखती है तो फ्रैंक जिंदा होता है। तब लिली बहुत खुश होती है। इतने में लिली का भाई मेग्रेका भी वहाँ पर आ जाता है। तब फ्रैंक कहता है कि मेरा असली नाम फ्रांसिस्को है और मेरी उम्र लगभग 400 साल की है। यह सुनकर लिली सोच में पड़ जाती है। फिर लिली अपने भाई को यहाँ पर रुकने को कहती है क्योंकि उसकी पैर में ज्यादा चोट लगी हुई थी, इसीलिए वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। लिली उसे समझा बुझाकर यहाँ पर रोक लेती है। दूसरी तरफ वो मधुमक्खियाँ प्रिंस युवाखेन तक पहुँच जाती है और उसे नक्शे के जरिए बताती है कि अमरशूल कहाँ पर है। तो वो उसी दिशा में सबमरीन मोड़ने को कहता है।
दूसरी तरफ लिली फ्रैंक के सीने में टांगा लगाती है जहाँ पर हथियार लगा था। तब लिली फ्रैंक से पूछती है कि तुम असल में हो कौन। तो फ्रैंक उसकी कहानी बताता है, मेरे पिता एक सिपाही थे और उन्हें अगीरे के पिता की सेना में काम मिला था। जब मेरे पिता उनकी रक्षा करते हुए मारे गए तो उन्होंने मुझे अपना लिया, अगीरे और मुझे साथ पाला भाइयों की तरह। तब अचानक अगीरे की बेटी एना बीमार हो गई। अगीरे की बेटी उसके लिए सब कुछ थी और उसने कसम खाई कि वो उसे जरूर बचाएगा। और फिर हम लोग चंद्रवृक्ष को ढूंढने निकल पड़े। हम समंदर से लड़े मगर नदी का सामना नहीं कर पाए। मैंने भी ठान ली थी कि अगीरे की बेटी के खातिर चंद्रवृक्ष ढूंढना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए मैंने नक्शा बनाया। वो लिली के हाथ में वो नक्शा देता है। नक्शा देखकर लिली कहती है कि तुम अगीरे के चित्रकार हो। फिर फ्रैंक अपनी कहानी में आगे बताता है कि एक एक करके हम जंगल का शिकार बनते गए। हम अधमरे हो चुके थे, फिर भी अगीरे ने हार नहीं मानी। उसकी बेटी के बिना उसके लिए ये दुनिया अधूरी थी। फिर जंगल के रखवाले हमें ले गए और चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी से हमारी जान बचाई। वो जानते थे कि इस पंखुड़ी को इस्तेमाल कैसे करना है। देखते ही देखते हम सब ठीक हो गए और अगीरे भी बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी का इलाज उसके सामने था। अगीरे ने सरदार से अमरशूल मांगा और पेट तक ले जाने को कहा, पर सरदार ने मना कर दिया। जिसके रहमो करम से हम बचे, उन्हें अगीरे ने बेरहमी से मार दिया। मैं अगीरे की इस वहशीपन का साथ नहीं दे सकता था। चुपचाप खड़े खड़े तमाशा नहीं देख सकता था। सरदार समझ गया था कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। उसने जाते जाते अमरशूल की रक्षा की, हम सबको श्राप देकर कि चाहकर भी हम कभी भी नदी को छोड़ न पाए। अगर छोड़कर गए तो जंगल अपनी चपेट में ले लेगा। हर वक्त तड़पने के लिए अगीरे मुझे गद्दारी की वजह से सजा देना चाहता था। फिर मैंने उसे ढूंढ निकाला और हम फिर लड़े। फिर मैंने गुफा में बंद कर दिया ताकि जंगल इसे कभी नदी तक ना ले जा पाए और अगले 300 साल तक इसमें सड़ते रहे। इसीलिए वो देखने में इतने भयानक हो गए। पता नहीं वह निकले कैसे, पर मैं बचा रहा। फिर लिली बोली कि फिर इतने साल क्या किया। तो फ्रैंक बोला कि एक शहर बसाया और कई दोस्त बनाए तो कई बिछड़ गए। फिर मैंने चंद्रवृक्ष ढूंढने का फैसला किया और एक बोट बनाई और नदी के चप्पे चप्पे छान मारा जब तक हार नहीं मान, और नदी को छोड़ भी नहीं सकता था। इसीलिए यहाँ बस गया और टूरिस्ट को जंगल घुमाने लगा। फिर दूसरी और लिली का भाई और वह जंगल वाली लड़की छोटी नाव में कहीं जाते नजर आते हैं। इतने में सबमरीन इनकी नाव को उठा लेती है और जंगल वाली लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर प्रिंस योआखिम लिली के भाई को सबमरीन के अंदर ले जाकर दूरबीन से एक कबीला दिखाता है। ये वो कबीला था जहाँ पर लिली, फ्रैंक और उसका भाई ये सब लोग गए थे। उसे उड़ाने की धमकी दे रहा था और कहता है कि तुम्हारी बहन अमरशूल लेकर कहाँ गई है, बताओ वरना इन बेकसूर लोगों की जान चली जाएगी तुम्हारी बहन की वजह से। दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली दोनों बात कर रहे होते हैं। दूसरी और प्रिंस योआखिम एक नक्शा लेकर लिली के भाई को उस जगह के बारे में बताने कहता है। फिर लिली का भाई उसे वो जगह बता देता है और यहाँ पर मधुमक्खियाँ होती है मगर उसे मार देता है और उसी जगह पर जाने लगता है जिसका नाम ललूला रोटा है। फ्रैंक और लिली उसी जगह पर पहुँच जाते हैं। वो पानी के अंदर जाता है तो उसे अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर वो ऊपर आकर लिली को बताता है मगर फ्रैंक अकेला उसे नहीं खोल सकता था। ये वो लिली को पानी के अंदर आने कहता है मगर लिली मना करती है। फ्रैंक उसे कहता है कि मैं अकेला उसे नहीं खोल सकता हूँ, तुम्हारी जरूरत है। फिर लिली मान जाती है और फ्रैंक के साथ पानी के अंदर जाती है। फ्रैंक उसे उस दरवाजे तक ले जाता है और लिली को अंदर भेजता है दरवाजा खोलने के लिए। जब लिली अंदर जा रही होती है, जब उसका पैर नीचे एक पत्थर पर आता है, इसलिए इस दरवाजे से बाहर आने का रास्ता बंद हो जाता है। दरवाजा बंद हो जाने की वजह से फ्रैंक लिली को अपने मुंह से लिली के मुंह में सांस देता है और लिली दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है। आखिर दरवाजे का हैंडल नीचे गिरा देती है जिसकी वजह से नदी का पानी नीचे जाने लगता है। जैसे जैसे पानी नीचे जाने लगा वैसे वहाँ पर वो जगह मिल जाती है जहाँ से चंद्र वृक्ष तक पहुंचा जा सकता है। ये देखकर लिली और फ्रैंक बहुत खुश होते हैं। फिर इतने में फ्रैंक की नजर उस सबमरीन पर पड़ती है जिसमें प्रिंस योआखिम लिली के भाई को लेकर बाहर निकलता है और प्रिंस योआखिम अपने आदमियों के साथ फ्रैंक की बोट पर आता है और लिली के भाई के ऊपर बंदूक की नोक लगाकर लिली से वो अमरशूल पत्थर ले लेता है। फिर फ्रैंक इन सबको चंद्र वृक्ष तक ले जाता है। पूरा सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। प्रिंस योआखिम पेड़ को हाथ लगाकर कहता है कि पेड़ तो बेजान है और फिर लिली से कहता है कि इस पेड़ पर पंखुड़ी उगाओ
क्योंकि तुम जानती हो कि इसे कैसे जिंदा करना है। इतने में फ्रिंक कहता है कि मैं इस पेड़ पर पंखुड़ी उगा सकता हूँ। मैं प्राचीन तरीके जानता हूँ, मगर एक वादा करो, तुम इनको छोड़ दोगे और मुझे भी एक पंखुड़ी दोगे। फिर वो आदमी मान जाता है और वादा करता है कि मैं तुम्हें भी एक पंखुड़ी दूंगा। फिर फ्रिंक और लिली दोनों इस पेड़ को जिंदा करने के लिए एक जगह में जाते हैं जहाँ पर अमरशूल लगाना होता है, और वहाँ पर ढूंढते हैं कि अमरशूल को कैसे और कहाँ लगाना है। और बाहर प्रिंस युवाखिम जल्दी करने को कहता है, और अंदर लिली और फ्रिंक दोनों इस अमरशूल को कैसे इस्तेमाल करना है वो ढूंढ रहे हैं। फिर वो ढूंढ लेते हैं और अमरशूल का इस्तेमाल करके पेड़ पर पंखुड़ियाँ उगा देते हैं। फिर फ्रिंक लिली को कुछ इशारा करता है तो लिली फ्रिंक को गोली मार देती है और पेड़ पर चढ़ने लगती है। दूसरी तरफ नीचे बोट में लिली का भाई और प्रिंस युवाखिम के आदमी खड़े होते हैं। वहाँ पर फ्रैंक आता है और प्रिंस युवाखिम के आदमियों को मारने लगता है। तो ये देखकर लिली का भाई फ्रेक का साथ देता है। ये देखकर लिली भी वहाँ पर टंगी हुई रस्सी से पेड़ के ऊपर चली जाती है। प्रिंस युवाखिम चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ लिली उस पेड़ की पंखुड़ी लेने पेड़ पर भागती है, क्योंकि चांद डूब रहा होता है। इसकी वजह से पेड़ की पंखुड़ियाँ भी गायब होती नजर आती है और पेड़ भी बेजान हो रहा होता है। बहुत मेहनत के बाद आखिर में चांद डूबते डूबते लिली एक पंखुड़ी तोड़ लेती है। पेड़ बेजान हो जाने की वजह से लिली नीचे गिरने लगती है, मगर एक टहनी की वजह से वो लटक जाती है। तभी वहाँ पर प्रिंस युवाखिम आता है और लिली से पंखुड़ी मांगता है, मगर लिली चालाकी से पंखुड़ी नीचे फेंक देती है और एक रस्सी के जरिए ऊपर चली जाती है और नीचे फ्रिंक पंखुड़ी को पकड़ लेता है। ओह, यहाँ पर भी अगीरे और उसके साथी पहुँच जाते हैं। इसको देखकर प्रिंस युवाखिम इनसे पंखुड़ी लाने के बदले कई सारी चीजें देने का वादा करता है, मगर अगीरे समझ गया था कि ये हमें धोखा दे रहा है। ये लोग लिली का पीछा करते हैं। ये देखकर फ्रिंक अगीरे को पंखुड़ी दिखाता है। पंखुड़ी देखकर अगीरे फ्रिंक के पीछे पड़ जाता है। फिर फ्रिंक लिली के भाई को चुपके से पंखुड़ी दे देता है और कहता है कि लिली से कहना कि वो मेरे लिए दुनिया से भी बढ़कर है, और साथ में अपने चीते को भी साथ उतार देता है और चीते से कहता है कि इनकी हिफाजत करना। फिर वो बोट को तेजी से चलाने लगता है और पीछे अगीरे और उसके साथी फ्रिंक का पीछा करते हैं। दूसरी ओर लिली भी नीचे अपने भाई के पास आ जाती है। फ्रिंक भी बोट में अगीरे के साथ लड़ता है। दूसरी ओर प्रिंस युवाखिम को पास आता देख लिली का भाई भी गुस्से में आकर उसको पीटता है। इतने में एक बड़ी चट्टान गिरने की वजह से प्रिंस युवाखिम की मौत हो जाती है। दूसरी ओर अगीरे फ्रिंक को पकड़कर पंखुड़ी मांगता है, मगर फ्रिंक के पास पंखुड़ी है ही नहीं, क्योंकि उसने लिली के भाई को दे दी थी। तो अगीरे समझ गया था कि फ्रिंक हमें नदी से दूर ले जा रहा है, क्योंकि ये लोग नदी से दूर नहीं जा सकते। जैसे यह नदी से दूर जाते हैं तो जंगल इन्हें जकड़ लेता है। दूसरी ओर लिली का भाई लिली को सब बता देता है जो फ्रिंक ने उसे कहा था। ये सुनकर लिली बोट के पीछे भागने लगती है, लेकिन उतने में बोट सामने की दीवार से टकरा जाती है, जिसकी वजह से नदी का पूरा पानी निकल जाता है। निकल जाने की वजह से फ्रिंक के साथ अगीरे और उसके साथी भी कैद हो जाते हैं और बेजान भी जैसे कोई मुर्दा हो वैसे बन जाते हैं। लिली भी ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर वो अपनी जेब में से वो पंखुड़ी निकालकर फ्रिंक के मुंह में डाल लेती है, जो बेजान हो गया है, और देर तक देखती रहती है। फिर लिली और उसका भाई वहाँ से जाने लगते हैं, मगर फ्रिंक का पाला हुआ चीता वहाँ पर बैठा रहता है। फिर फ्रिंक के मुंह के ऊपर कुछ रोशनी होती है, तो ये देखकर चीता घुर्राता है। ये सुनकर लिली और उसका भाई वहाँ पर भागकर वापस आते हैं, तो देखते हैं कि फ्रिंक श्राप से आजाद हो चुका था उस पंखुड़ी की वजह से। फिर वो दोनों गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर लिली का भाई और चीता सब एक साथ गले मिलते हैं। फिर ये सब यानी फ्रैंक, लिली और उसका भाई और चीता सब लोग वापस लौटते हैं। वापस आकर फ्रैंक कैप्टन नीलो के हाथ में एक बड़ा डंडा देकर कहता है कि आज से ये सब बोट तुम्हारे हवाले। ये सुनकर नीलो भी खुश हो जाता है। दूसरी ओर लिली का भाई उसी आर्ट गैलरी के कॉन्फ्रेंस में उसके सफर की कहानी बताता है, जिस आर्ट गैलरी से उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। आर्ट गैलरी के मेंबरों ने इस बार लिली के भाई को मेंबर बनाने के लिए फॉर्म दिया था, जो उसने ये कहकर फेंक दिया कि तुम घूसट लोग इस कहानी के लायक नहीं हो। दूसरी ओर फ्रैंक लिली के साथ इंग्लैंड जा चुका था और यहाँ पर हमें उसे लिली के साथ गाड़ी चलाते देखते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी में ट्विस्ट आया कि नहीं, मतलब मजा आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और मजा आया हो तो लाइक करना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मिलते हैं अगली मजेदार मूवी के साथ।